सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पार्ट 3 कृतिका पार्ट 3 साना साना हाथ जोड़ी पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पृष्ठ संख्या 18 में सेकेंड लास्ट अंतिम उससे देखें तो दूसरा पैराग्राफ जो है उस पर है, तो वहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये हमारा हिंदी सप्ताह चल रहा है। हम हिंदी का वाचन भी करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक हिंदी शब्दों का प्रयोग करें। तो आइए चलिए पाठ को पढ़ते हैं। हिचकोले खाती। हिचकोले क्या होता है बेटा? हिचकोले मतलब जब हम पथरीले स्थान पर, पहाड़ी स्थान पर जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी जो है इस तरीके से थोड़ा बहुत डिंग 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 टाइप जो करती है, उसको हिचकोले खाना कहते हैं। तो हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा। जितेन कौन है? गाइड, ठीक है, ड्राइवर कम गाइड। और उसने क्या बताया कि ये जो है स्थान, ये इस स्थान का नाम है कवि लॉन्गस्टॉक। यहाँ पर हिंदी फिल्म गाइड जो है उसकी शूटिंग हुई थी। और तिब्बत के चीसखे बमसन ने लेपचाओं के शोमेन में कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। कहाँ पर? कौन सी जगह पर? कवि लॉन्गस्टॉक में। तो एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में है, यादगार के रूप में है। और लेपचा और भूटिया ये पहाड़ी जातियां हैं। लेपचा और भूटिया ये दोनों सिक्किम की, इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल है। तो यहाँ पर बताया कि ये लेपचा और भूटिया जो हैं दोनों जातियों के बीच में बहुत झगड़ा होता था और इन दोनों जातियों का संधि स्थल भी यही है। यहीं पर इनका शांति इनके बीच में करवाई गई और एक स्मारक के रूप में पत्थर भी वहां लगाया गया। रास्ते में बता रहे हैं कि एक कुटिया आई जहां पर एक घूमता हुआ चक्र था और उस घूमते हुए चक्र को लेखिका ने देखा और नॉर्गे ने बताया कि ये चक्र जो है इसे हम प्रेयर व्हील कहते हैं। रेखांकित कीजिएगा, प्रेयर व्हील कहते हैं। और इसको, इस चक्र को घुमाने से जितने भी पाप हैं वो धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो लेखिका जो थी वो बड़ी हैरान हुई। उसने कहा कि पूरे देश की आत्मा जो है वो एक जैसी है। सबकी आस्थाएं, सबका विश्वास, सबके अंधविश्वास, सबके पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सब एक जैसी हैं। तो यहाँ पर लेखिका ने ऐसा क्यों कहा बच्चों? क्योंकि जैसे हम कहते हैं, हम मैदानी भाग में रहते हैं, ठीक है, हम मैदानों में रहते हैं, पहाड़ों में नहीं रहते। दिल्ली शहर जो है मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। तो लेखिका कह रही है चाहे मैदान हो चाहे पहाड़ हो, कोई भी स्थान हो, पर हमारे देश में सबकी आत्मा एक समान है। क्यों? क्योंकि सबकी आस्थाएं एक सी। जैसा कि हम कहते हैं या हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि चोर चोरी करे, डाकू डकैती डाले, हत्यारा हत्या करे और उसके बाद जाकर वो गंगा नदी में नहा ले तो उसके पाप धुल गए? उसको क्या ईश्वर उसके किए का उससे बदला नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। तो यहाँ पर लेखिका का कहना है चाहे मैदानी भाग हो, चाहे पहाड़ी भाग हो, चाहे हमारे देश ने कितनी तरक्की कर ली, चाहे वैज्ञानिकों ने कितनी तरक्की कर ली, परंतु आज भी हम सबकी आत्माएं एक सी हैं, आस्थाएं एक सी हैं। आज भी हम इन बातों पर विश्वास करती हैं। अगले पृष्ठ पर चलेंगे। रफ्ता रफ्ता। रफ्ता रफ्ता क्या है बेटा? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। लेखिका आगे आगे बढ़ने लगी और आगे जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी तो बस्तियां जो थी वो पीछे छूटती जा रही थी। और उस परिदृश्य में उन्होंने देखा कि औरतें जो थी, वहां की महिलाएं, नेपाली युवतियां जो थी, वो स्वेटर बुन रही थी। अपनी पीठ पर उन्होंने बहुत सारा बोझा जो है उसको ढोया हुआ था। और जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाती जा रही थी, वो नेपाली औरतें और वहां के लोग उनकी आंखों से ओझल होते जा रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियां जो है ताश की तरह दिखाई दे रही थी, जैसे ताश के पत्ते बिखरे हुए हों। और पेड़ पौधे जो हैं बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। और सामने जो हिमालय है
वो और ज्यादा विराट होता नजर आ रहा था। और उसके दर्शकों, उसके यात्रियों और उसके तीर्थटानियों का काम्य हिमालय यानी एडजेक्टिव यानी विशेषण लगाकर बताया जा रहा है हिमालय के लिए कि पल भर पल पल परिवर्तित हिमालय। इसके आगे बढ़ते हैं और देखते देखते रास्ते वीरान हो गए। आपको पता है संध्या होते होते सब कुछ एकदम वीराना हो जाता है। और वैसे भी ये ऊंचाई पर जा रही थी लेखिका, ऊंचाई पर जाते जाते जहां तक बसावट थी उसके आगे सब कुछ वीराना होता जा रहा था। संकरी यानी नारो छोटे छोटे रास्ते आ रहे थे और उन रास्तों में घुमावदार जलेबी की तरह घुमावदार रास्ते थे। और वहां पर विशाल काय बहुत ही विराट, क्योंकि जब आप हिमालय के पास जाते जा रहे हैं तो वो चीज आपको बड़ी नजर आ रही है। जितना आप किसी चीज से दूर जाओ आपको वो चीज छोटी नजर आएगी, जितना उस चीज के पास जाओ आपको वो बड़ी नजर आएगी। और जब वो बड़ी नजर आएगी तो बहुत ही विराट रूप ले लेती है, विशालकाय रूप ले लेती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है। और वादियां चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल जो है शिद्दत से पक्के रास्तों से गुजरते। यूं लग रहा था जैसे हम सघन हरियाली अ, वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते जा रहे हैं। मतलब इतनी ज्यादा वहां हरियाली थी, चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी, उसी के लिए कहा गया है सघन हरियाली। तो इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह गहरा प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी जो थे वो झूम झूम कर गाना गा रहे थे। और क्या गा रहे थे कि सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। तो लेखिका भी उसको सुन रही थी पर वो सुनकर भी बिल्कुल मौन थी, चुप थी। और चुप रहते हुए बिल्कुल ऋषि मुनियों की तरह बिल्कुल शांत थी। और वह कहती है कि इस सारे ये जो सारा परिदृश्य था इसमें जो है उस परिदृश्य को वो कहती है मैं किसी भी तरीके से अपने अंदर संभालूं, अपने अंदर भर लूं, ताकि मैं उसके उस प्रकृति के साथ सदैव जुड़ जाऊं। तो ऐसा उसका चाहना था। पर मेरे भीतर कुछ 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 बूंद बूंद पिघलने लगा। परंतु वो कहती है कि मेरे अंदर तो कुछ बूंद बूंद जो है वो पिघलने लगा, इसका मतलब वो उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। और जीप की खिड़की से मुंडकी यानी कि अपना सिर बाहर निकालकर वो प्रकृति का आनंद ले रही थी। और इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि वहां पर जल प्रपातों यानी कि झरने, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर झरने थे जो कि बहुत ऊंची पहाड़ियों से झड़ रहे था उनका पानी। और उनका पानी जो है वो दूध की तरह सफेद था और बहुत ही मनोहारी दृश्य लग रहा था। और उसकी झाग जो है पानी की वो निकल रही थी। तो उसको क्या कहा गया, वहां पर कहा गया कि सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, सॉरी इसके ऊपर एक लाइन रह गई कि उसको जो पानी दूध की तरह गिर रहा था जलप्रपात यानी झरनों को कहा गया है। तो लेखिका जो है उसने देखा कि सिलीगुड़ी से उसके साथ साथ तिस्ता नदी जो है वो बहती आ रही है। और उसका सौंदर्य जो है वो पराकाष्ठा पर है यानी कि परम सीमा पर है। इतना ही इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित हो गई थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्का महसूस कर रही थी। तो यहाँ पर बताया है कि वो प्रकृति दृश्य को देखने में इतनी ज्यादा आकर्षित थी, सम्मोहित थी कि उन्हें वो सारी चीजें जो हैं वो प्रेरित कर रही थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल, नगपति बोलते हैं हिमालय को, विशाल, मैं हिमालय को सलामी देना चाहती थी। तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से परे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगी। जब सब लोगों ने वो सेवन सिस्टर्स ऑफ वाटरफॉल देखा तो सब लोग उसकी फोटोएं खींचने लगे, इसलिए लिखा हुआ है फ्लैश चमकने लगी। सभी सैलानी जो थे वो खूबसूरत लम्हों की
रंगत को कैमरे में कैद करने लगे और इसी कार्य में सब व्यस्त हो गए। तो यहाँ पर आपने देखा, आगे बढ़ते हैं। आदिम गुण की किसी अभिशप्त, अभिशप्त होता है शापित, तो अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठने लगी। और लेखिका ने क्या किया, उसने पानी में पाँव डुबोया और मन जो था उसका काव्यमय हो उठा था और साथ और सौंदर्य को छूने लगा था, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा था। उसके पश्चात वो क्या बता रही है, वो कह रही है कि जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में अ, जीवन की शक्ति का एहसास करा रहा था और इस कदर स्वयं को देश और काल की सरहदों यानी सीमाओं से दूर बहती धारा बन बहने लगी थी। भीतर की बाहर भीतर की सारी तामसिकताएं, तामसिकताएं क्या होता है बेटा, सरहदों मतलब सीमाएं, तामसिकताएं मतलब कुटिल या फिर कह लो तम से मदमोश, मदमस्त, ठीक है। तो तामसिकताएं आपका हुआ तमोगुण से युक्त यानी कुटिल, और आपका सरहदों हुआ सीमा और वासनाएं हुआ आपकी बुरी इच्छाएं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हो रहा था जैसे मैं स्वयं ही भी देश और काल की सरहदों के से दूर बहती धारा बन के बहने लगी हूँ और भीतर की जितनी उसकी जटिलताएं थी, वासनाएं जो थी, बुरी इच्छाएं जो थी, वो सब उस निर्मल धारा में बह गई और उसका मन ये हुआ कि अनंत तक समय तक वो बहती ही रहे और झरनों की पुकार सुनती ही रहे। और जितेन नौरगे जो था, वो जो था अ, उसको कहना चाह रहा था कि इससे आगे चलो, आगे आपको और भी सुंदर स्थान दिखाऊंगा। तो अनमनी सी अब उस स्थान पर लेखिका का मन इतना लग रहा था कि वो आगे नहीं जाना चाह रही थी, फिर भी बेमन से वो आगे बढ़ी। थोड़ी देर बाद ही फिर वहीं नजरें या आंखों और आत्मा को सुख देने वाले कहीं कहीं चटक हरे रंग के पेड़ थे, तो कहीं थोड़े से कम हरे रंग के पेड़ थे, कहीं पीले रंग के पेड़ थे, तो कहीं पत्थर वाले रंग के पेड़ थे। तो इस प्रकार से वो जो थी वो देख रही थी वहां के दृश्य को, और जैसे किसी ने जादू से छड़ी, जादू की छड़ी घुमा दी हो, पर वह बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय, मतलब सब कुछ बादलों से ढका हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार से वहाँ की खूबसूरती जो है उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, सम्मोहित कर रही है। आगे बढ़ते हैं। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी, सयानी क्या होता है, समझदार, ठीक है, मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। यानी कि यहाँ पर जो लेखिका है वो कह रही है चित्र लिखित सी मैं, चित्र लिखित मतलब चित्रों के द्वारा वो अपने भावों को अभिव्यक्त करती हुई माया और छाया के अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। और प्रकृति जैसे मुझे सयानी यानी कि बड़ी समझदार बता रही थी और बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर भी तुली हुई थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से प्रकृति में वो लीन हो गई थी और अपनी बातों को लिखकर नहीं, चित्रों के द्वारा वो उसका मन किया कि वो उन्हें व्यक्त करे। धीरे धीरे धुंध की चादर, धुंध फॉग, ठीक है, की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते
छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई तब और जैसे जन्नत तब और जैसे जन्नत जन्नत लिख लीजिए स्वर्ग। जन्नत बिखरी पड़ी थी, पहाड़ी स्थान है, वहां पर इतना सारी चीजें, झरने आदि, ऐसे लगता है आसमान नीचे आया हुआ है, पहाड़ों की हरियाली, ये सारी चीजें जो थी वो मंत्रमुग्ध कर रही थी। तो उसे बहुत ही ऐसे लग रहा था वो स्वर्ग में आ गई है। तो ये सारी वो अभिव्यक्त कर रही है बातें। और क्या बता रही है कि अपने को निरंतर कहीं लिखा था, थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में इतना कुछ घटित हो रहा था। सतत, सतत होता है कॉन्टिन्यूस, ठीक है। प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, प्रवाहमान मतलब बिल्कुल रेगुलर चलते हुए, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, ये सब बताए गए हैं। और मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते हिलोरे लेते प्रियोता और रूडोडेड्रो के फूल, फूल का नाम है, अंडरलाइन कर लीजिए, रेखांकित कर लीजिए, अपनी अपनी लय तान और प्रवाह में बहते हुए चरवेती चरवेती, जिसका अर्थ है चलते रहो चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद, वजूद होता है बेटा अस्तित्व, ठीक है। तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। और सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों पर छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अंतर्दृष्टि संसार खंड खंड हो गए। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांवों पर पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधि भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हो। नुपुर मतलब पायल, नाचती हुई जो नृत्यिका है उसके जैसे घुंघरू टूट गए हों, ऐसा प्रतीत हुआ। और आदित्य सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़ी, कईयों की हाथ पर बंधी डोको, डोको होता है बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। और इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना, साथ 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 वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने पूछा, यह क्या हो रहा है? तो बच्चों, आशा है कि समय जो है हमारा समाप्त होने वाला है, तो इसलिए मैं इसे यहीं पर रोकती हूँ। और आगे जो पृष्ठ संख्या 22 है उसको हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। अभी कक्षा को समाप्त करते हैं। आशा है आपने यहाँ तक का समझने का प्रयास किया होगा, समझा होगा, इसे ग्रहण किया होगा।
धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने कक्षा में आप उपस्थित हुए और कक्षा में आकर आपने यहाँ पर शांति बनाए रखी। बहुत-बहुत धन्यवाद।